हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाले आपके कॉमर्स सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर 5 एंड हैशटैग नंबर 7। हैशटैग्स एंड लेक्चर नंबर 5 का मतलब आप लोग ने समझ गए होंगे कि जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में हैशटैग 7 मतलब नंबर्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहले नंबर से आपका कॉमर्स का लेक्चर आपको मिलना चालू हो जाएगा। एंड लेक्चर नंबर 5 जो है आपका इस टॉपिक का है, क्योंकि सब सेक्शन अगर बात करें चैप्टर 1 3 पार्ट में आपको डिवाइड है। सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स का जो 1 एंड 2 वाला वीडियो था उसमें मैंने एग्जैक्ट बता दिया था। तो चैप्टर 1 में 3 सब सेक्शन है। पहले में 4 क्वेश्चन है, चारों का वीडियो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ठीक है, ये आपका 5th मतलब अगर सब सेक्शन बी की बात करूँ उसमें पहला लेक्चर आपका है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी 12th क्लास में किया था। एक तरीके से बस आपका ये रिवीजन है, क्योंकि ऑलरेडी 12th में हर बच्चों ने नहीं 80% बच्चों ने तो किया था, बट यहाँ पे आप थोड़ा फिर से रिपीट करेंगे। अगर मैं बात करूँ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं दे रहा हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपको एग्जाम में 7 to 8 पॉइंट्स ही लिखना रहता है। ये भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कोई स्टूडेंट्स कमेंट में ना ऐड करे। मैं बता दूँ जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे आपको 7 to 8 पॉइंट्स मैक्सिमम, 8 से ज़्यादा नहीं लिखना है। इसलिए कोई भी 8 पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूँगा जो मुझे ईजी लगता है। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को अपना कोई और आंसर ईजी लगता है और कोई पॉइंट्स ईजी लगेगा वो ऐड कर सकता है। कोई मतलब प्रॉब्लम इसमें क्रिएट नहीं होनी चाहिए। चलिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको ऑलरेडी सबको पता है कि ये प्रिंसिपल किसने दिया था, हेनरी फ्यूल ने दिया था, 1916 में दिया था। एंड उनकी बुक का नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता होगा एंड बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1916 में जो उन्होंने बुक अपना दिया था ना वो फ्रेंच में दिया था, इंग्लिश में नहीं दिया था। ऑलरेडी पढ़ा रहेगा बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने थोड़े से डिटेल पढ़ा रहेगा, नहीं पता तो यहाँ जान लो। यहाँ पे 1916 में जो दिया था उन्होंने फ्रेंच में दिया था। एंड ये जो बुक इंग्लिश में उन्होंने बाद में इंग्लिश में लिखा गया था 1930 में लिखा गया था, जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। नोट्स में ऑलरेडी आपको दिखेगा ये चीज़, वहाँ पे तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ भी लेना। बट याद रखना आपको कई एग्जाम में जो आएगा तो एग्जाम में 1916 ही बोला जाता है, वो चीज़ याद रखना। इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यहाँ तक आई होप कोई डाउट्स कोई कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं हुआ था। 1916 में जो बुक पब्लिश हुई थी फ्रेंच में हुई थी, उसका नाम ये नहीं था, दूसरा नाम था। 1930 में जब इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कराया गया था, इंग्लिश में लिखा गया था, उसका नाम आया इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। बट बहुत सारे बुक में आपको सिर्फ इतना दिया गया है कि 1916 में दिया था, उनके बुक का नाम इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन था। तो कोई डाउट कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब बात करते हैं इनके प्रिंसिपल की, तो कोई भी 7 to 8, तो मैंने 8 प्रिंसिपल इजी जो मुझे लगे वो मैंने ले लिए। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, ऑलरेडी आपको नाम से मेंशन हो रहा है डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को डिवाइड कर दो। सिंपल एग्जाम्पल अगर इसकी मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, जैसे आप देखो एफ भी आपको मैं ले रहा हूँ, एम भी मैं ले रहा हूँ, इको भी मैं ले रहा हूँ, कॉमर्स भी मैं ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बोलूँ अगर इकोनॉमिक्स के लिए जो टीचर ने एम ए इकोनॉमिक्स से किया है, अगर वो टीचर को मैं हायर करूँ तो आई थिंक नहीं 100% उस चीज़ की मैं गारंटी बोलूँगा इको मेरे से बेटर पढ़ाएंगे। बेटर क्यों पढ़ाएंगे समझ में आ गया। कॉमर्स अगर जिसने MBA मैनेजमेंट से किया मैं उसको MBA मैनेजमेंट से किया उसको दे दूँ तो कॉमर्स मेरे से बेस्ट पढ़ाएगा, कॉमन सी बात है मेरे से बेस्ट पढ़ाएगा। इसका मतलब आपको समझ रहा है क्या कि अगर वर्क मतलब जो सब्जेक्ट है, मेरा मेन सब्जेक्ट है अकाउंट्स, मैंने जो मास्टर डिग्री किया वो अकाउंट से किया है। तो यहाँ पे देखो वर्क डिवाइड जो होता है, ये एग्जांपल्स इसलिए मैं आपको देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में समझ जाए कि जो काम है अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ तो एक उसमें क्वालिटी दिखती है। क्वालिटी क्यों दिखती है, कॉमन सी बात है कि मैं हर एक सब्जेक्ट के जो स्पेशलाइज बंदे होंगे उन्हीं को हायर करूँगा, और अगर वो आपको लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं तो कॉमन सी बात है जो मेरी क्वालिटी उससे ज़्यादा काफ़ी चेंजेस आपको देखने मिलेगा, मतलब क्वालिटी मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वर्क को मैंने डिवाइड करा दिया है। और एक बंदा अकेले सब सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो क्या आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा। और उसी को अगर एक सब्जेक्ट दिया जाए तो कॉमन सी बात है अपना 100% इंटरेस्ट डाल के वो क्या करेगा, काम करके देगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क का ये मतलब है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बात करेंगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब देखो नाम बता रहा है, अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी। अब ये बोला कि हेनरी फ्यूल ने मेंशन किया था कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोले दोनों के बीच में बैलेंस दिखना चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर दोनों में से एक कोई
कोई एक कम है या फिर ज़्यादा है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी किसी को ज़्यादा दिया गया है तो सामने वाला उसका मिसयूज कर सकता है। किसी को मैं राइट से ज़्यादा दे दूं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग तो उसका क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। अगर उसका अपोजिट कर दूं, मैं अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा कर दूं तो सामने वाला फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब जिम्मेदारी है उसके ऊपर ज़्यादा डाल दूं तो कॉमन सी बात है सामने वाला परेशान हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसीलिए हेनरी फ्यूल ने बोला था ऑर्गेनाइजेशन में जिस बंदे को जो अथॉरिटी है उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रखो। क्लियर। नेक्स्ट डिसिप्लिन, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, ऑलरेडी नाम से मेंशन हो गया कि कंपनी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए जो टॉप लेवल से लेके हायर लेवल मीन्स लोअर लेवल तक के हर एक बंदे को फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन जो नियम एंड कानून बनते हैं, जैसा आपने देखा रहेगा कॉलेज में या फिर आप देख सकते हो आप कॉलेज में डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि अगर कॉलेज में मोबाइल चलाते टाइम कोई स्टूडेंट पकड़ा जाता है तो उस पर फाइन, अदरवाइज उसका ID कार्ड ले लिया जाता है। क्यों किया जाता है? अगर डिसिप्लिन नहीं मेंशन किया जाएगा, मेंटेन नहीं करेंगे बच्चे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो हर कोई अपनी ही मनमानी करेगा। इसीलिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन कॉलेज बनाती है, तो सेम कंपनी भी बनाती है जो हर किसी बंदे को फॉलो करना चाहिए। अगर कंपनी प्रॉपर तरीके से चलाने हैं तो हर बंदे फॉलो करेंगे, दिन तो ही ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से वो अपना काम कर सकती है। नेक्स्ट बात करूंगा यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्शन की। अब जैसे सिंपल एग्जांपल में आप समझो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब जो बंदे एसवाई की बैच एसवाई का जो लेक्चर्स कॉमर्स का अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट का मुझसे गाइड कर रहे हैं तो कॉमन सी बात है बहुत सारे बच्चे ऐसे तो नहीं है कि एक ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, अदर चैनल के थ्रू जुड़े होंगे, अदरवाइज ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू भी ऐड हुए रहेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होगी, देखो डायरेक्शन। अब जैसे मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट का बता दिया 8 पॉइंट्स लिखना है, 7 to 8 लिखा है, हो सकता है किसी टीचर ने बोला होगा 9 to 10 पॉइंट्स लिखना है। क्लियर हो गया, मतलब डायरेक्शन अलग अलग। मैंने कोई मेथड ये बता दिया भाई इस मेथड से आप लिखो, प्रेजेंटेशन ये दो, तो अब सेम सब्जेक्ट का किसी और टीचर ने अदर कुछ मेथड बता दिया होगा तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे डायरेक्शन अदर लोग दे रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा लोग दे रहे हैं। कॉलेज वाले कुछ और बोल रहे हैं, कॉलेज के प्रोफेसर कुछ और बोल रहे हैं, आप अदर किसी यूट्यूबर का देख रहे हो, अदर कोई सर रहेंगे उनका लेक्चर आप देख रहे हो, कुछ अलग गाइड कर रहे हैं, मैं सेम सब्जेक्ट अलग तरीके से गाइड कर रहा हूँ। तो इससे आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि भाई कौन से सर सही बोल रहे हैं, कौन से सर का मेथड सही है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए कंपनी बोलती है भाई यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब अगर सिमिलर एक्टिविटी हो रही है, सेम एक्टिविटी हो रही है तो उसको एक ही सुपीरियर बंदा गाइड करेगा ताकि एम्प्लॉइज में कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। सिंपल वे में आपको बता के दिया कि अगर एक सब्जेक्ट आप 10 टीचर से पढ़ोगे तो कॉमन सी बात है हर सर का मेथड अलग होगा, हर सर का पेपर जो भी एक्सप्लेनेशन करने का मेथड अलग होगा, हर सर कुछ अलग तरीके से गाइड करेंगे, तो इससे आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए कंपनी क्या बोलती है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। इट मीन्स इसका मतलब क्या बोल रहे हो कि अगर कंपनी में सिमिलर एक्टिविटी हो रही है तो उसको गाइड एक ही बंदा करेगा, डायरेक्शन एक ही सुपीरियर देगा। क्लियर। डायरेक्शन का अपोजिट ये ले लो, जैसे डायरेक्शन एक सुपीरियर ने दिया तो कमांड भी, मतलब जो उसका रिप्लाई आप लोग ने काम करके ले दिया, काम करने के बाद रिप्लाई भी किसको दोगे, वन सुपीरियर को ही दोगे। ऐसा नहीं एक सिंपल था, अब कॉलेज या फिर स्कूल टाइम पे ये चीज़ ज़्यादा होता था कि जो बच्चे रहते थे अलग अलग टीचर्स को मानते, जैसे कोई हिस्ट्री के सर को मान रहा है, कोई मैथ वाले टीचर को मान रहा है, कोई हिंदी वाले को मान रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है तो बच्चे क्या करते हैं, जो टीचर को मानते हैं उनको उनका रिपोर्ट सबमिट करते हैं, या फिर ऐसा ये चीज़ एक्टिविटी आपने नोटिस किया होगा। तो कंपनी बोलती नहीं, वन सुपीरियर को, मतलब अगर कोई काम दिया गया तो सब बंदे को करने के लिए ना, जब उसकी रिपोर्ट आप सबमिट करो तो वन सुपीरियर को ही सबमिट करो ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। सिंपल, मतलब दोनों पॉइंट्स का बहुत सिंपल सा मीनिंग है। यहाँ बोल रहे कि डायरेक्शन एक ही बंदा देगा अगर सिमिलर एक्टिविटी हो रही है, और यहाँ बोलो उसका जब रिपोर्ट मतलब हो जाएगा काम, जैसे आपने सिमिलर एक्टिविटी तो कर लिया भाई, डायरेक्शन एक बंदे से ले रहे तो सेम आप जब रिपोर्ट सबमिट करो तो एक ही सुपीरियर को आप सबमिट करो। नेक्स्ट बात करेंगे रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन की बात अगर करते हैं तो मतलब सिंपल वे में बोलो सैलरीज एंड वेजेस की बात हो रही है। तो इस हेनरी फ्यूल ने क्या बोला भाई, अगर जो आपके एम्प्लॉयज़ आपका 100% इफर्ट कब देंगे, जब आप उनको क्या करोगे, रेम्यूनरेशन फेयर दोगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पे दे दोगे, मस्ट पेड ऑन टाइम। मतलब सिंपल से जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ कि यहाँ पे मैंने कोई टीचर रख लिया, टीचर को बोला कि भाई आप
पढ़ाना चालू करो, मैं आपको 1 तारीख को पेमेंट करता हूँ। सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। अब टीचर ने मेहनत करना चालू किया, और टीचर ने अपना 100% दिया। अब देखा रहेगा न्यू जो टीचर्स आते हैं अपना 100% जो उनकी एबिलिटी होती है 100% देते हैं। अब 1 तारीख को मैंने पेमेंट करने के लिए बोला था, 1 तारीख आ गया तो सामने वाला क्या रहते हैं, बोलते भाई कि सर चलो 1 तारीख को पेमेंट हो जाएगा, बट 1 तारीख गई मैंने पेमेंट नहीं किया। अब 2 तारीख आ गई, 2 तारीख को भी पेमेंट नहीं किया, मैंने बोला 2-4 दिन के बाद लेना। अब 5 तारीख आ गया, 5 तारीख को भी पेमेंट नहीं किया या फिर डिले कर दिया, ठीक है। उसको बोला 8 तारीख, तो उसको मैंने पेमेंट मान लो 8 तारीख को किया। अब नेक्स्ट मंथ में भी सेम ऐसा कर रहा हूँ, तो सामने वाले इससे सिंपल सा आपने खुद ये चीज़ देखा रहेगा, इंटरेस्ट ऑलरेडी कम हो जाता है। तो वो सर जो अपना 100% इफर्ट यहाँ पे आके दे रहे थे ना, वो अब नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि मैं जो रेम्यूनरेशन है उसकी ना वो डिले कर रहा हूँ, वो पीछे लेके जा रहा हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए हेनरी फ्यूल ने बोला था कि जो रेम्यूनरेशन डिसाइड होती है पहले तो उस बंदे की एबिलिटी के ऊपर होनी चाहिए। मतलब अगर बंदा अपना 100% दे रहा है, जिस तरीके से मतलब जो जितना टैलेंटेड है उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी दो। ऐसा नहीं कि काम आपको ज़्यादा करा लिया और पेमेंट आप कम कर रहे हो। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आप सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो ना, जो आप रेम्यूनरेशन पेमेंट कर रहे हो, वो टाइम पे पेमेंट करो। जो टाइम पे बोला गया वो टाइम पे पेमेंट होना चाहिए। तो इससे क्या रहता है, एम्प्लॉइज मोटिवेट होते भाई कि मैंने इतना हार्ड वर्किंग किया, महीने भर का किया, 1 तारीख को पेमेंट बोला गया था, 1 तारीख को पेमेंट अपने हाथ में आ गया। तो इससे एम्प्लॉय क्या होते हैं, हमारे मोटिवेट होते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एंड समझ के वो चीज़ रहना है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ऑर्डर, अब यहाँ पे ऑर्डर मीन्स ऑर्डर नहीं समझना है आपको, वो चीज़ ऑर्डर याद करना है। ऑर्डर मीन्स ऑर्डर नहीं क्रिएट करना है। अब बहुत सारे बच्चे हमारे थे क्या थे 12th में, ये चीज़ हर साल की बैच में ऐसा होता है। 2-4 बच्चे जिन्होंने कभी देखा नहीं तो क्या बोलेंगे, उनसे कभी ऑर्डर का पूछो सर ऑर्डर में क्या लिखना है, तो बोलेंगे सर ऑर्डर मीन्स आई थिंक शायद ऑर्डर होता है, टॉप लेवल ऑर्डर दे रही है लोअर या फिर मिडल लेवल को। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे वो नहीं है। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे हेनरी फ्यूल ने बोला था हर एक चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लेस होता है और सही चीज़ को सही प्लेस पे आप रख दो। जैसे अगर मैं बात करूँ ऑर्डर का एक एग्जांपल लूँ, उन्होंने बोला राइट पर्सन टू राइट प्लेस, राइट पर्सन टू राइट प्लेस। अब जैसे एग्जांपल फिर से यहीं पे दूं ताकि आपको समझे। अब जैसे मास्टर्स मैंने किसमें किया, अकाउंटिंग में किया, बट मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट ले रहा हूँ, कॉमर्स वाला सब्जेक्ट ले रहा हूँ। इसका मतलब राइट पर्सन टू राइट प्लेस का एग्जांपल यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, क्लियर। क्योंकि मेरी अकाउंटिंग अच्छी है तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट मुझे लेना चाहिए था। अब यहाँ पे अगर MBA किसी ने किया होगा, वो भी मैनेजमेंट से किया होगा, तो ये हो गया राइट पर्सन टू राइट प्लेस। सेम कंपनी का आप समझो, अकाउंटिंग वाला बंदा है ना, तो किसी अकाउंटेंट को रख दो जिसने बैक किया हो या फिर MCOM अकाउंटिंग से किया हो या फिर MBA अकाउंटिंग से किया हो, अदरवाइज CA या CMA किया हो, क्लियर। तो वो बंदे क्या करेंगे, अपना बेस्ट देंगे भाई, उनको परफेक्ट एक नॉलेज मिलती है वहाँ से। सेम अगर बात करेंगे वहाँ पे फाइनेंस की चाहिए, तो जो बंदा फाइनेंस से किया है उसको वहाँ पे हायर करना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा बोला, जो बंदे की जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, उनके प्लेस पे सेट कर देना है। नेक्स्ट अगर इसमें मटेरियल्स की भी बात होती है, मटेरियल्स का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट आप अपने घर का ले सकते हो। घर पे क्या होता है कि जो 10 to डिग्री तक भी होता है, डिग्री तक भी काफ़ी बच्चों का होता है, बट 10 to 12 वाले जो हो जाते हैं, 9 to 12 की एज में बोलूँगा, तो इसमें क्या होता है, जो स्पेशली बॉयज़ की बात करूँगा, वो लोग क्या करते हैं, अपना कोई भी सामान कहीं भी घर में फेंक देते हैं। कोई भी सामान कहीं भी घर में फेंक दिए, जब इमरजेंसी पड़ी तो क्या करना चालू करते हैं, ढूंढना चालू करते हैं। मतलब जो हम लोग ने अगर प्रॉपर तरीके से एक जगह बनाई होती वहाँ पे रख दिया, तो मतलब 1 मिनट का काम 1 घंटे 2 घंटे और कभी कभी तो दिन लग जाते हैं ढूंढने में, ढूंढते रहते हैं, वो चीज़ नहीं मिलती। इसीलिए इन्होंने बोला था, ऑर्डर दिया था, हेनरी फ्यूल ने बोला भाई हर एक चीज़ का, चाहे वो मैन हो या फिर मटेरियल हो, ऐसा नहीं सिर्फ पर्सन के लिए ही बोल रहा हूँ मैं, मटेरियल के लिए भी बोल रहा हूँ। फाइल वगैरह इसलिए तो आप देखोगे बैंक में, कंपनीज में फाइल एक सिस्टम से रखी रहती है। पुराना 4 साल पुराना फाइल भी बोलोगे तो तुरंत उनको पता है कौन से जगह पे रखिए, वो आपको निकाल के लाके दे देंगे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, मीन्स आपका 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। लास्ट बात करेंगे, इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी वर्ड ही मेंशन कर रहे हैं, समानता होनी चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिंपल सा हिंदी वर्डिंग है, इक्विटी होनी चाहिए, जो कि स्कूल टाइम पे अदरवाइज कॉलेज टाइम पे लड़कों के साथ नहीं होती है। इक्विटी नहीं होती, लड़कियों को हर जगह बेनिफिट मिलता है, ऐसा लड़कों का कहना है। अब जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है, कंसेशन मिलता है, किसको, गर्ल्स को मिल जाता है, आपने नोटिस किया रहेगा, बहुत जगह मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विटी नहीं मेंशन हो रही। बट कंपनीज में क्या होता है कि इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब और एग्जांपल्स आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो सकता है कोई बंदा अच्छे पोस्ट पे, ऐसा पहले हो ज़्यादा करके होता था, अभी भी काफ़ी केसेस में होता है, अच्छे पोस्ट पे होते हैं, ठीक है। अब उनके घर का या फिर रिलेटिव्स का या फिर पहचान का कोई बंदा आ गया, तो उसको क्या करते हैं, विदाउट इंटरव्यू या फिर पहचान के थ्रू क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। तो
हेनरी फेल ने ये चीज़ मना किया था। अब यहाँ पे जो टैलेंटेड बंदा है, टैलेंटेड जो एम्प्लॉयज़ आया रहेगा, उसको जॉब ना मिल के दूसरे को मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, भेदभाव हो गया, इक्विटी हो गई है। मतलब ये चीज़ प्रमोशन के केस में भी हो सकता है। मीन्स प्रमोशन, एक प्रमोशन मिलने वाला था, तो जो ऊपर के मतलब टॉप लेवल या फिर मिडिल लेवल वाले रहेंगे, वो उन्होंने अपनी सिफारिश से किसी दूसरी पार्टी को दे दिया, जबकि जो टैलेंटेड लड़का था उसको प्लेसमेंट प्रमोशन नहीं मिला। प्रमोशन के केस में, ट्रांसफर के केस में या फिर सैलरी इंक्रीमेंट के केस में ये चीज़ दिखाई देती है। इसीलिए बोला गया था फर्म में, हेनरी फेल ने बोला इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब सिंपल वे में बोला उन्होंने कि जो ट्रांसफर, सैलरी इंक्रीमेंट, अदरवाइज प्रमोशन के केस में किसी के सोर्सेज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बंदा अपने टैलेंटेड, अपने एबिलिटी, अपने कैपेसिटी के बेस पे उसको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया 8 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेल एक्सप्लेन कर दिया। 8 प्रिंसिपल्स आपको रख लेना है, जैसे मैंने मेंशन किया था। अगर 8 आपको ये नहीं समझा, आप कोई और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड चीज़, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, वो भी इसी में बता दूँ। इट्स कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे बच्चों पूछते हैं जैसे कि सर प्रिंसिपल का वो लाइन से लिखना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, बट लिखोगे तो बेस्ट है। बट नहीं जम रहे, नहीं याद हो पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी 8 प्रिंसिपल्स आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसमें। तो आई होप आपको ये लेक्चर नंबर 5 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में 8 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा। और वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगते हैं ना, तो अपने जितने भी कॉलेज ग्रुप है उसमें शेयर कर दो या फिर फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दो, ताकि उन बच्चों को भी बेनिफिट मिले और हमें भी बेनिफिट मिल जाए कि चैनल हमारा जो है सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो जिस बंदों को अच्छा लगता है, जो स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है ना, अच्छे अच्छे कॉमेंट भी ऐड कर दिया करो। इससे सर को मोटिवेशन मिलता है। आपने नोटिस किया रहेगा, एंड आता भी ये टॉपिक मोटिवेशन। तो हमको मोटिवेशन कैसे मिलता है? ज़्यादा लाइक्स पे एंड ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट पे। जितना अच्छा कमेंट रहेगा, जितने अच्छे अच्छे आप कमेंट ऐड करोगे, उतना ज़्यादा सर को मोटिवेशन मिलता रहेगा। एंड मोटिवेशन से आपको बेनिफिट मिलेगा, हमारे मोटिवेशन से आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको और सारे लेक्चर्स एस वाई बीकॉम के, अदर सब्जेक्ट, अदर टॉपिक, जो टॉपिक्स आप बोलते हो वो टॉपिक्स पे वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।